सी, जैसे कि अपन बात करते हैं हॉर्स के अंदर, हॉर्स में सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के समय। भेड़ की बात करते हैं सीप की, तो भेड़ में गर्मियों में। अगर बात करते हैं कैट, डॉग एंड पिगी की, इस समय क्या होता है लैक्टेशन पीरियड में। लैक्टेशन पीरियड में यानी कि दुग्ध काल जो होता है उस समय। दुग्ध काल में देखो कुछ पशुओं के अंदर जो एनिस्टस अवस्था होती है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ये कोई रोग नहीं है, किसी रोग की वजह से नहीं हो रहा है, ये पशुओं के अंदर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से कैसे? जैसे कि हॉर्स की अगर बात करें तो हॉर्स में सर्दियों के समय क्या होता है, हॉर्स में सर्दियों के समय एनिस्टस की अवस्था नहीं आती है। हॉर्स में सर्दियों के मौसम में एनिस्टस की अवस्था आती है, मतलब स्ट्रेस स्टेज जो होती है वो नहीं आ पाती है। भेड़ के अंदर गर्मियों में यह अवस्था नहीं आ पाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ जाएगी सर्दियों का मौसम आएगा। जैसे कि हॉर्स की बात करें तो हॉर्स में सर्दियों में स्ट्रेस अवस्था अनुपस्थित होती है। जैसे ही सर्दी जाएगी गर्मी का मौसम आएगा, या अपन कह सकते हैं बरसात का मौसम आएगा, उस समय स्ट्रेस अवस्था वापस उसमें आ जाती है। भेड़ के अंदर गर्मियों में स्ट्रेस अवस्था एब्सेंट रहती है, मतलब एन स्ट्रेस की अवस्था गर्मियों में पाई जाती है। और जैसे ही गर्मियाँ जाती है, सर्दी आएगी या इसके अलावा बरसात का मौसम आएगा, तो उस समय इनमें स्ट्रेस अवस्था वापस आ जाएगी। अगर कैट की बात करें, डॉग की बात करें और पिग की बात करें, तो इनके लैक्टेशन पीरियड में, इनके पार्चुरेशन होने के बाद इनके जो लैक्टेशन पीरियड होता है, दुग्ध काल आता है, उसे जितने दिन तक वो दुग्ध काल चलता है उतने दिन तक इन पशुओं में एन स्ट्रेस की अवस्था रहती है, मतलब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा और अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको बताई इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल एन स्ट्रेस। और कैट, डॉग और पिग के अंदर लैक्टेशन पीरियड में एन स्ट्रेस होती है, एन स्ट्रेस अवस्था पाई जाती है, तो इसको बोला जाता है लैक्टेशन एन स्ट्रेस। लैक्टेशन एन स्ट्रेस दुग्ध काल में, यानी कि इस लैक्टेशन पीरियड के अंदर अगर पशु के अंदर एन स्ट्रेस की अवस्था रहती है तो उसको बोला जाता है लैक्टेशन एन स्ट्रेस अवस्था। तो ये हो गई एन स्ट्रेस के बारे में। अब मध्य चक्र के आधार पर पशुओं को चाहे 3 भागों में बांटा गया है स्ट्रेस साइकिल के आधार पर। स्ट्रेस साइकिल के आधार पर पशुओं के प्रकार। तीन भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहला मोनोस्ट्रेस, इसको बोला जाता है एकल मध्य चक्र। एकल मध्य चक्र। मोनोस्ट्रेस का मतलब होता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वर्ष में सिर्फ एक बार, जिनके अंदर ऐसे पशु जिनके अंदर वर्ष भर में केवल एक बार स्ट्रेस अवस्था आती है, ऐसे पशु जिनमें वर्ष भर में, मतलब एक वर्ष में केवल एक बार स्ट्रेस अवस्था आती है। या अपने ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेस साइकिल आती है। ऐसे पशु जिनमें वर्ष भर में केवल एक बार स्ट्रेस साइकिल आती है उनको बोला जाता है मोनोस्ट्रेस। मोनोस्ट्रेस पशु या मोनोस्ट्रेस एनिमल या एकल मध्य चक्र पशु। एकल मध्य चक्र मतलब साल भर में केवल एक बार जिनके अंदर मध्य चक्र की अवस्था आती है, इसको बोला जाता है मोनोस्ट्रेस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जंगली पशु जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, शेर, टाइगर, वो सब जो जंगली पशु आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अगर अपन डॉग की बात करते हैं, यहाँ पे डॉग में कुछ अलग चीज होती है। डॉग की बात करते हैं तो डॉग होता तो मोनोस्ट्रेस है, सही है। फीमेल डॉग जो होता है वो होता तो मोनोस्ट्रेस है, यानी कि उसके अंदर केवल साल भर में
एक बार ही अवस्था आती है, कौन सी, एक बार ही मध्य चक्र की साइकिल आती है, लेकिन कभी कभी एक वर्ष में 2 बार भी आ जाती है। एक वर्ष में 2 बार भी ये साइकिल चलती है, 2 बार भी इस साइकिल चलती है। वैसे अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जो डॉग होता है फीमेल डॉग, उसको किस कैटेगरी में इसको रखा जाए, तो आपको आंसर क्या करना है, मोनोइस्ट्रस, क्योंकि अधिकांश रूप से वर्ष भर में केवल एक बार इनके अंदर मध्य चक्र की अवस्था आती है, लेकिन कभी कभी एक साल में इनमें 2 बार भी मध्य चक्र आ सकता है। तो एक वर्ष में 2 बार भी आ सकता है और एक वर्ष में एक बार भी आ सकता है, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, मोनोइस्ट्रस के अंदर। दूसरा पॉलीइस्ट्रस, दूसरा टाइप है इसका पॉलीइस्ट्रस। दूसरा टाइप कौन सा हो गया, पॉलीइस्ट्रस। पॉलीइस्ट्रस बहुमध्य चक्र, नाम से पता है। पहले क्या था, मोनोइस्ट्रस या एकल मध्य चक्र, मतलब साल भर में केवल एक बार ही इनके अंदर मध्य चक्र की अवस्था आती है। अब पॉलीइस्ट्रस मतलब वर्ष भर के अंदर इनके अंदर कई बार मध्य चक्र की अवस्था आती है। एक वर्ष में कई बार मध्य चक्र की अवस्था आती है। ऐसे पशु जिनके अंदर एक वर्ष के अंदर कई बार इस्ट्रस साइकिल आती है, ऐसे पशुओं को क्या बोला जाता है, पॉलीइस्ट्रस या बहुमध्य चक्र। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आते हैं केटल, हॉर्स, कैटल, हॉर्स, बफेलो, इसके अलावा पिग और पालतू पशु, डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसके अंदर सीप, गोट ये भी आ सकते हैं। सही है, ये हो गया पॉलीइस्ट्रस। तीसरा प्रकार है सीजनली पॉलीइस्ट्रस। ये इसको मौसमी मध्य चक्र भी बोला जाता है, मौसमी मध्य चक्र। नाम से पता है मौसमी मध्य चक्र कि साल भर में 3 प्रकार की अवस्थाएं आती है, गर्मी, सर्दी और बरसात। 3 प्रकार की अवस्थाएं आती है, 3 प्रकार के मौसम आते हैं। तो ऐसे पशु जिनमें किसी एक विशिष्ट प्रकार के मौसम में ही इस्ट्रस साइकिल की अवस्था आती है, सीजनली मतलब मौसमी मध्य चक्र, इससे नाम से पता है कि साल भर में किसी एक विशिष्ट प्रकार के मौसम में ही इनके अंदर मध्य चक्र की अवस्था आती है। ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, मौसमी मध्य चक्र या सीजनली पॉलीइस्ट्रस। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो भेड़, बकरी इसके अंदर आते हैं, इसके अलावा ऊंट और बिल्ली, ये सारे किसमें आ गए, इसके एग्जाम्पल हो गए सीजनली पॉलीइस्ट्रस यानी मौसमी मध्य चक्र। भेड़, बकरी, ऊंट और बिल्ली, जिनमें हो सकता है कि साल भर के अंदर एक से ज़्यादा बार इनके अंदर इस्ट्रस साइकिल आ जाए। हो सकता है कि एक विशिष्ट प्रकार के जो मौसम होता है उसी के अंदर इनकी इस्ट्रस साइकिल आए। तो ऐसे पशु जो एक विशिष्ट मौसम में इनके अंदर मध्य चक्र की अवस्था आती है, ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, सीजनली पॉलीइस्ट्रस या मौसमी मध्य चक्र इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भेड़, बकरी, ऊंट और बिल्ली। पॉलीइस्ट्रस ऐसे पशु जो वर्ष भर में इनके अंदर कई बार मध्य चक्र आता है या जो इस्ट्रस साइकिल आती है, तो ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, पॉलीइस्ट्रस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैटल, हॉर्स, बफेलो, पिग और पालतू पशु, इसके अलावा जो भी और पालतू पशु हो गए। मोनोइस्ट्रस की बात करते हैं तो मोनोइस्ट्रस मतलब साल भर में केवल एक बार इनके अंदर इस्ट्रस साइकिल आती है, ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, मोनोइस्ट्रस। एग्जाम्पल के तौर पर जंगली पशु जो होते हैं, भेड़िया, लोमड़ी, शेर, वो सब जो जंगल में रहते हैं, ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, मोनोइस्ट्रस कहलाते हैं। अब बात करते हैं मध्य चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। इस्ट्रस साइकिल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं,
मध्य चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, कई कारक हैं जो मध्य चक्र यानी कि पशु की स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषण। अगर पशु को पोषण प्राप्त नहीं होता है तो शरीर कमजोर होगा, जाहिर सी बात है। अगर पशु को पोषण प्राप्त नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में वसा, पर्याप्त मात्रा में विटामिन या मिनरल्स अगर पशु को प्राप्त नहीं होते तो पशु क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और पशु कमजोर होने की वजह से क्या होता है, उसमें हार्मोन जो होता है, हार्मोनों का निर्माण बाधित होता है। तो हार्मोनों का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाएगा, हार्मोनों का निर्माण रुक जाएगा, हार्मोनों का निर्माण रुक जाएगा। और अगर हार्मोनों का निर्माण रुक गया तो स्ट्रेस साइकिल नहीं आ पाएगी। हार्मोनों का निर्माण अगर रुक गया शरीर के अंदर तो स्ट्रेस साइकिल नहीं आ पाएगी। अपन ऐसे कह सकते हैं कि पोषण अगर पशु को नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है मध्य चक्र जो है, स्ट्रेस साइकिल है, वो प्रभावित होगी। किस प्रकार, अगर पोषण नहीं देंगे, पोषण कम मिलेगा तो पशु कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोनों का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हार्मोनों का निर्माण होता है, हार्मोन जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, मिनरल्स की वजह से, विटामिन की वजह से, इनकी वजह से हार्मोनों का निर्माण होता है। ये जो पोषक तत्व मिलकर हार्मोनों का निर्माण करते हैं, और अगर शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी होगी तो हार्मोनों का निर्माण भी सही रूप से नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मध्य चक्र जो है, स्ट्रेस साइकिल है, हार्मोन की वजह से या पोषण पदार्थ की वजह से प्रभावित होगी। दूसरा, मौसम। अब मौसम किस प्रकार प्रभावित करता है, जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो केवल एक विशिष्ट मौसम के अंदर ही स्ट्रेस साइकिल प्रदर्शित करते हैं। तो मौसम इनको प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपने क्या, केट, सीप, गोट, कैमल, ये पशु जो हैं ये एक विशिष्ट प्रकार के मौसम के अंदर ही स्ट्रेस साइकिल प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया, ऐसे पशु, केट, सीप, गोट, कैमल, ऐसे पशुओं के अंदर क्या होता है, मौसम जो होता है वो स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करता है, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार के मौसम के अंदर ही अपना प्रभाव या अपनी स्ट्रेस साइकिल प्रदर्शित करते हैं। तीसरा इसका कारक हो गया तापमान। तीसरा कारक क्या हो गया, तापमान। तापमान जो होता है वो स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करता है। अगर तापमान की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर, वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होगी। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि तापमान, टेम्परेचर जो होता है वो अगर बाहरी वातावरण का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इससे क्या होता है, पशु की थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, और थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन भी स्रावित नहीं होंगे। इससे रिलीज होने वाले हार्मोन क्या होते हैं, शरीर में रिलीज नहीं होंगे। तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन जो है वो भी पशु की स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करते हैं। कौन, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पशु की स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करते हैं। तो अपन इनडायरेक्टली रूप से ये कह सकते हैं कि तापमान जो होता है वो किसको प्रभाव करता है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर प्रभाव डालता है। स्ट्रेस साइकिल जो तापमान होता है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर प्रभाव डालता है, और थायराइड ग्रंथि के ऊपर प्रभाव डालेगा तो इससे जो हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का स्राव नहीं होगा, और अगर उनका स्राव नहीं होगा तो स्ट्रेस साइकिल प्रभावित होगी। या अपन ये भी कह सकते हैं कि तापमान जो होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मौसमी या कुछ एनस्ट्रेस पाई जाती है, कुछ पशुओं के अंदर एनस्ट्रेस पाई जाती है। जैसे कि हॉर्स के अंदर सर्दियों में, हॉर्स में सर्दियों में एनस्ट्रेस पाई जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम रहता है, तो एनस्ट्रेस की अवस्था आ गई। सही है। भेड़ के अंदर, भेड़ की बात करें तो गर्मियों में, भेड़ की बात करें तो गर्मियों में, मतलब भेड़ के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एन स्ट्रेस की अवस्था आती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, हॉर्स के अंदर अगर टेम्परेचर कम होता है तो स्ट्रेस साइकिल नहीं आएगी। हॉर्स में अगर टेम्परेचर कम होता है या तापमान कम होता है वातावरण का तो एन स्ट्रेस की अवस्था पाई जाती है, स्ट्रेस की अवस्था नहीं आएगी। इसके विपरीत भेड़ में अगर गर्मियों के मौसम में, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से वहाँ पे इस पेड़ के अंदर स्ट्रेस
नहीं आ पाएगी। तो यहाँ भी आपको पता चल रहा है कि तापमान किस प्रकार स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित कर रहा है। चौथा, आयु। आयु की अगर बात करते हैं तो जो कम आयु के पशु होते हैं, एक होते हैं कम आयु के पशु, एक होते हैं ज्यादा आयु के पशु। कम आयु के पशु या ज्यादा आयु के पशु, ज्यादा आयु के पशुओं को वयस्क कह सकते हैं अपन, वयस्क कह सकते हैं। तो आयु किस प्रकार प्रभावित करती है, देखो कम आयु के जो पशु होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस साइकिल की अवधि होती है वो छोटी होती है। स्ट्रेस साइकिल की अवधि होती है वो छोटी होती है। किससे तुलना करने पर, वयस्कों से तुलना करने पर। इन ज्यादा उम्र के पशुओं से या वयस्क पशुओं से तुलना करने पर कम आयु के जो पशु होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल की अवधि होती है वो छोटी होती है। और वयस्क पशुओं में जो स्ट्रेस साइकिल की अवधि होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। किसके बजाय, कम आयु के पशुओं के बजाय। तो इस प्रकार से इससे पता चल रहा है कि जो आयु होती है वो स्ट्रेस साइकिल को किस प्रकार प्रभावित करती है। कम आयु के पशुओं में स्ट्रेस साइकिल छोटी होती है और ज्यादा आयु के पशुओं में या वयस्क पशुओं के अंदर स्ट्रेस साइकिल लंबी होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो बूढ़े पशु होते हैं, एक चीज आपको एक ये भी याद रखना है, जो बूढ़े पशु होते हैं, बहुत ही ज्यादा उम्र के पशु होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल वो एब्सेंट होती है। ध्यान रखना, बूढ़े पशु या ज्यादा उम्र के पशु जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल एब्सेंट होती है। तो ये आयु मतलब कम आयु के पशुओं में स्ट्रेस साइकिल की अवधि होती है छोटी होती है, ज्यादा आयु के पशुओं में स्ट्रेस साइकिल की अवधि बड़ी होती है। और अगर पशु बूढ़ा हो जाता है या वो बहुत ही ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसमें स्ट्रेस साइकिल एब्सेंट हो जाती है। पहला कारक पोषण हो गया, सही है, पोषण हो गया। दूसरा कारक मौसम, तापमान और आयु। पांचवा कारक है कार्य की प्रकृति। पांचवा कारक है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति का मतलब होता है अगर कोई पशु ज्यादा श्रम करता है, ज्यादा श्रम करने वाले पशुओं में स्ट्रेस साइकिल एब्सेंट होती है। स्ट्रेस साइकिल एब्सेंट या अनुपस्थित होती है। ज्यादा श्रम करने वाले जो पशु होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल एब्सेंट होती है। और जब ये पशु रेस्ट अवस्था में आते हैं, रेस्ट की अवस्था में आते हैं, उस समय इनके अंदर स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट होती है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वह पशु जो ज्यादा परिश्रम करता है या ज्यादा श्रम करता है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल जो होती है एब्सेंट होती है। और जैसे ही वह अपनी आराम की स्थिति में आता है तो उसमें स्ट्रेस साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है। तो कार्य करने की जो प्रकृति होती है वो इस प्रकार प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रभावित करती है। छठा इसमें कारक है रोग या बीमारियां। रोग या बीमारियां। अब रोग या बीमारियां कोई प्रकार का अगर डिजीज होता है, कोई भी प्रकार का अगर डिजीज शरीर के अंदर किसी प्रकार का डिजीज होता है तो वो भी क्या करता है, स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करता है। कैसे, जैसे कि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जोहन्स डिजीज हो गया, जिसको पैराट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है। इसके अलावा एक्टिनोमाइकोसिस,
एक्टिनोमाइकोसिस, ये जो डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, डोहन डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस, ये सारे क्या करते हैं, ईस्टर साइकिल को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, ईस्टर साइकिल को प्रभावित करते हैं, ईस्टर साइकिल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अगला है जननांगों का रोग। जननांगों के रोग 7 प्रकार का टाइप है, मध्य चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों में जननांगों का रोग। जननांगों के रोग की अगर बात करते हैं तो इसमें कई रोग ऐसे होते हैं जो जननांगों में पाए जाते हैं और वो ईस्टर साइकिल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं पायोमेट्रा, पायोमेट्रा की वजह से कई बार एनस्ट्रेस की अवस्था भी पाई जाती है। पायोमेट्रा की वजह से कई बार एनस्ट्रेस की अवस्था यानी कि शरीर, पशु के शरीर में ईस्टर साइकिल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, या अपन कह सकते हैं फीटल मैसरेशन। फीटल मैसरेशन, फीटल मैसरेशन का मतलब होता है, मैसरेशन का मतलब है गलना। अगर पशु गर्भाशय के अंदर ही गलने की स्थिति में आ जाता है तो उसमें भी ईस्टर साइकिल एब्सेंट हो सकती है। फीटल ममीफिकेशन, फीटल ममीफिकेशन, ये कई डिजीज हैं जो जननांगों में होते हैं और ये है जो क्या करते हैं, ईस्टर साइकिल को एब्सेंट कर देते हैं पशु के अंदर। जैसे कि पायोमेट्रा कंडीशन हो गई, फीटल मैसरेशन हो गया, फीटल ममीफिकेशन हो गया, ये सारे इसको एब्सेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर आटोकारक एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस या अंतःस्त्रावी व्यवधान। अंतःस्त्रावी व्यवधान, अंतःस्त्रावी व्यवधान का मतलब होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो वो भी पशु की ईस्टर साइकिल को प्रभावित करते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है, हार्मोन। क्या स्त्रावित करती है, हार्मोन स्त्रावित करती है। तो जाहिर सी बात है अगर अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में किसी प्रकार का व्यवधान आता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो किसको प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को। ज़्यादा तापमान थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और थायराइड ग्रंथि अगर प्रभावित होगी उससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन अगर प्रभावित होगा तो क्या होगा, जो ईस्टर साइकिल होती है पशु के अंदर वो नहीं आ पाती है। तो जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन होते हैं अगर उनमें डिस्टर्बेंस आता है, किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो भी वह क्या करता है, ईस्टर साइकिल को एब्सेंट कर देता है। अब अंतःस्त्रावी व्यवधान कई प्रकार के एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कि सिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब होता है ओवेरीज के अंदर किसी प्रकार की सिस्ट का बन जाना। ओवेरीज के अंदर जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर किसी प्रकार की सिस्ट का बन जाना, सही है। सिस्ट बनने के बाद क्या होता है, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से फॉलिकल्स का निर्माण नहीं हो पाएगा और फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ईस्टर अवस्था एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्मूथ ओवेरीज। इसका एग्जाम्पल है स्मूथ ओवेरीज। स्मूथ ओवेरीज मतलब होता है कि जो ओवेरीज होती है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है। इसका मतलब है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है नर पशु के अंदर, मादा पशु के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ओवेरीज जो होती है उसका परिपक्व कराता है, उसको परिपक्व करने का काम करता है। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन कम स्त्रावित होगा तो जो अंडाशय होते हैं, ओवेरीज जो होती है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाएगी और अगर पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है तो जाहिर सी बात है ईस्टर साइकिल एब्सेंट होगी। इसके अलावा परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, इसके अलावा परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। अब परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम का मतलब होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, बचा हुआ। कार्पस ल्यूटियम का मतलब होता है कि कार्पस ल्यूटियम
जो है Cl जो है परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम का मतलब है कि अंडाशय के अंदर कार्पस ल्यूटेम जो होते हैं वो नष्ट नहीं हो पाती। कई बार मैंने आपको बताया था कि अगर निषेचन होता है तो कार्पस ल्यूटेम बनी रहेगी, निषेचन अगर होता है तो कार्पस ल्यूटेम बनी रहेगी, वो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कार्पस ल्यूटेम बनी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता रहेगा और गर्भाशय में पशु जो गर्भाशय में जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर कई बार क्या होता है निषेचन की क्रिया नहीं होती है फिर भी कार्पस ल्यूटेम नष्ट नहीं हो पाती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है उसके बजाय भी कार्पस ल्यूटेम है वो बची हुई रह जाती है, वो नष्ट नहीं हो जाती, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम। निषेचन नहीं होने के बाद भी कार्पस ल्यूटेम अंडाशय के अंदर कार्पस ल्यूटेम बची हुई है, उपस्थित है, इस वजह से इस रोग को क्या बोला जाता है, इस रोग को बोला जाता है परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम। और जाहिर सी बात है अगर कार्पस ल्यूटेम बची हुई है तो वो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कर रही है और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कर रही है तो एफएसएच का स्त्राव कम होएगा और अगर एफएसएच का स्त्राव कम है तो फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होगा और नई साइकिल नहीं चलेगी। तो ये सारी कंडीशन है अंतःस्त्रावी व्यवधान जैसे कि सिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरीज के अंदर सिस्ट उपस्थित होना, स्मूथ ओवेरी, एस्ट्रोजन के प्रभाव में जो ओवेरीज होती है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है। परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम मतलब अगर निषेचन नहीं होता है तो भी अगर कार्पस ल्यूटेम अंडाशय में बची हुई है तो इस स्थिति को परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम कहा जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये अंतःस्रावी व्यवधान की वजह से उत्पन्न होते हैं और ये ईस्ट्रस साइकिल को यानी कि मध्य चक्र को प्रभावित करते हैं। इनको एक बार और देखो, पोषण जो होता है, पोषण सबसे पहले पोषण प्रभावित करता है, कमजोर पशुओं के अंदर ईस्ट्रस साइकिल नहीं आ पाती है। दूसरा मौसम जो होता है वो पशुओं में ईस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करता है, मौसम अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तापमान जो होता है वो भी पशुओं में ईस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करता है, ज़्यादा तापमान थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करता है और इससे ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो व्यवधित होती है, या ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, जल्दी आ सकती है या हो सकता है कि लंबी अवधि तक चल रही है, वो सारे प्रभाव हो सकते हैं। सूअर और भेड़ में जो होता है वो तापमान सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सूअर और भेड़ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ईस्ट्रस साइकिल को ज़्यादा प्रभावित करता है। आयु होगी, आयु में मैंने आपको बताया कि कम उम्र के जो पशु होते हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल छोटी होती है, ईस्ट्रस साइकिल की अवधि उनके अंदर छोटी होती है और वयस्क पशुओं में ईस्ट्रस साइकिल की अवधि बड़ी होती है। पांचों कारक है कार्य की प्रकृति। कार्य के प्रकृति का मतलब होता है कि अगर पशु जो ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा परिश्रम करने वाला जो पशु है उसके अंदर जब वो परिश्रम कर रहा है ज़्यादा तो उस समय उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल अनुपस्थित होती है, लेकिन जब वो अपने आराम की स्थिति में, रेस्ट की स्थिति में आएगा तो ईस्ट्रस साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी। कई प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं जो ईस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जोन्स डिजीज हो गया, एक्टिनोमाइकोसिस हो गया, ये अगर रोग पशु में होते हैं तो ईस्ट्रस साइकिल एब्सेंट हो जाती है। जननांगों के रोग, जननांगों की रेख जैसे कि पायोमेट्रा हो गया, फीटल मैसरेशन हो गया और या फीटल मम्मीफिकेशन हो गया, ये सारी कंडीशन अगर होती है तो ईस्ट्रस साइकिल एब्सेंट होती है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो भी वह इस चीज़ को प्रभावित करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अगर ओवेरीज के अंदर अगर सिस्ट उपस्थित होती है, ओवेरीज के अंदर सिस्ट उपस्थित होती है तो ये कंडीशन पाई जाती है। स्मूथ ओवेरीज, अगर ओवेरीज पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है तो ये कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटेम, कार्पस ल्यूटेम अगर निषेचन नहीं होने के बाद भी कार्पस ल्यूटेम अगर उपस्थित है तो भी वह प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करती रहेगी, तो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होगा तो ईस्ट्रस साइकिल नहीं आएगी। तो ये सारी कंडीशन कौन से मध्य चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्पस ल्यूटेम के प्रकार।